नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान का अध्याय 1। और अध्याय 1 आप लोग का क्या दे रखा है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सर रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, सर समीकरण क्या होता है, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई नहीं समझ में आ रहा है, टेंशन मत लो ना, पूरा का पूरा अध्याय आप लोग को आज के ही इसी वीडियो में पूरा अध्याय आप लोग का कंप्लीट करवा देंगे एकदम जबरदस्त तरीका से। बस कुछ नहीं करना है, पूरा वीडियो को वॉच कर लेना है, 110% आपको समझ में आ जाएगा। बस वीडियो को पूरा देखते रहना भाई, नहीं देखोगे तो कैसे समझ में आएगा, है कि नहीं। पूरा का पूरा अध्याय आप लोग को जो है आज सीधा दिमाग में धकेल देंगे। मतलब धकेलने का मतलब आपको धक्का नहीं दे देंगे, सीधा दिमाग में दे देंगे कि इधर उधर नहीं भागेगा। बस आप लोग को समझना है। क्या समझेंगे हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पूरा अध्याय को कंप्लीट रूप से समझने वाले हैं। और हाँ, इसके बावजूद इसका प्रश्न उत्तर भी बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है बाद की वीडियो में, पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। तो भैया यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या हम लोग को समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, सर समीकरण किसको कहते हैं। दो चीज तो पहले आप हमें समझा दो इस अध्याय को शुरू करने से पहले। तो जी भाई एकदम अपने देसी तरीका से आप लोग को समझाते हैं। क्या समझाते हैं, पहला नंबर आप समझा दो सर रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, सर पहले तो ये समझा दो कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको हैं। तो मेरे भाई टेंशन मत लो, अभी आप समझ जाओगे। एक उदाहरण देते हैं, आप कहोगे वाह सर समझ गए। कैसे सर, तो आइए ना देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, आप एक बात बताओ, चीनी देखे हो ना बेटा, चीनी कहेंगे सर चीनी तो हम रोज देखते हैं। चीनी और पानी प्लस पानी कर दिए, अगर चीनी और पानी को मिला देते हैं तो शरबत बन जाता है या मीठा पानी बन जाता है। कहेंगे क्या बन जाता है सर, शरबत बन जाता है। ठीक है, मेरे इधर तो शरबत ही बोला जाता है और आप लोग के इधर क्या बोला जाता है पता नहीं क्या। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताना। तो इधर बन गया ये शरबत। कहेंगे सर ये तो शरबत नहीं पता है, नहीं पता टेंशन मत लो। अब ये तो पता होगा ना, चावल। ठीक है, चावल पता होगा भाई, चावल। और अगर हम लोग पानी देके इसे गर्म कर देंगे, चावल और पानी देके इसे गर्म जब कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, अपनी देसी तरीका से उदाहरण ले रहे, टेंशन नहीं लेना। ये बन जाता है आपका भात। क्या बन जाता भाई, भात बन जाता है जो हम लोग खाते हैं, है कि नहीं। कहेंगे जी सर ये चीज तो हम समझ गए सर, मतलब कि चीनी और पानी मिलाएंगे तो शरबत बन जाएगा। ठीक है, चावल और पानी मिलाएंगे तो भात बन जाएगा। सर दाल और पानी मिला देंगे तो सर दाल और पानी मिला देते हैं, दाल पानी मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा, दाल बन जाता है। मतलब खाने वाला दाल बन जाता है कि नहीं, तड़का बन जाता है। अगर उसमें मिर्ची वगैरह लगा दो तो तड़का बन जाता है कि नहीं सर। कहेंगे जी सर ये चीज तो हम जान रहे सर, इससे इसका क्या कनेक्शन। भाई इसी से कनेक्शन है। कैसे कनेक्शन है सर, रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक तत्व, ठीक है, जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर दो या दो से अधिक गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आई होप ये चीज समझ में आया। आइए आगे हम लोग समझते हैं और भी चीजें। देखो रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ है जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाकर नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आई होप ये चीज क्लियर हुआ, बात समझ में आया। दाल भात रोटी जो बता रहे थे, अब कहोगे सर उदाहरण से बता दो। ये क्या है भाई, हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन क्या होता है, गैस होता है। हाइड्रोजन गैस होता है ना। चलो ऑक्सीजन क्या होता है, गैस होता है। सर बिना ऑक्सीजन का जिंदगी ही नहीं गुजर सकता है। ऑक्सीजन आपका अगर 5 से 10 मिनट के लिए बंद कर दिया जाए तो सीधा टिकट कट जाएगा ऊपर का, है कि नहीं जी। तो देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन भी क्या है, गैस है। और ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिलाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, H2O। और H2O क्या है, जल है। क्या है, जल है, बोले तो लिक्विड है। बात समझ में आया। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में संयोग करवाता है या रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बन जाता है, जल बन जाता है। क्या बन जाता है, जल बन जाता है। फिर उसी प्रकार से देखो मैग्नीशियम जो होता है सॉलिड होता है। सॉलिड बोले तो ठोस, ठीक है, सॉलिड होता है। और ऑक्सीजन क्या होता है, गैस। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, तो क्या हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि सॉलिड है। क्या हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
ओके, ये चीज समझ में आया। फिर से एक बार बोलो, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए या एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पे देखो, उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? जल बन जाता है। क्योंकि जी बिल्कुल सर, समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन अलग तत्व, ऑक्सीजन अलग तत्व, और यहाँ पे जो बन के आया है ना, जो बना है अभिक्रिया के बाद, वो अलग तत्व। क्योंकि सर ये हाइड्रोजन जो था गैस था, ऑक्सीजन भी क्या था सर? गैस। और इधर आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया तो H2O हो गया। H2O किसका सूत्र होता है? जल का। मतलब ये जल बन गया, लिक्विड फॉर्म में आ गया। आई होप ये क्लियर हुआ। अरे भैया पूरा अध्याय देखो ना, पूरा वीडियो देखो ना, बहुत चीज समझाने वाले हैं। देखो दूसरी बात की यहां पे नोट करके मैंने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों द्वारा पलटा नहीं जा सकता है। मतलब हम चाहें कि भात बना लिए तो फिर से चावल बनाने की कोशिश करेंगे तो होगा? बनेगा जी? नहीं बनेगा। जल बना लिए, जल से हम लोग क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं बना सकते हैं फिर से। तो ये जो है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को भौतिक विधियों द्वारा पलटा नहीं जा सकता। जो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा चीजें बन गई है उसे फिर भौतिक क्रिया द्वारा, भौतिक विधि द्वारा उसे पलटाया नहीं जा सकता है। तो भौतिक विधि जो हो गया आप लोग का, ये तीनों हो गया। भौतिक विधि। अब देखो, भौतिक विधि कहोगे सर आपने पढ़ाया नहीं, तो आपने 9th में पढ़ा होगा, ठीक है? वाष्पीकरण, ऊर्ध्वापातन, ठीक है, और उपकेंद्रीकरण, ठीक है? तो ये तीनों आप लोग 9th में पढ़े ही होंगे, यहां पे हम चर्चा नहीं करेंगे। कोई दिक्कत, किसी को समस्या नहीं ना? तो आपने क्या समझ लिया? रासायनिक अभिक्रिया। फिर से बोलो एक बार, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है सर, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना? आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आता है कि रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण क्या क्या है। तो याद रखिएगा, भोजन का पकना, श्वसन, दूध से दही का बनना कौन सा अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सा है? रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है बेटा? रासायनिक अभिक्रिया है। पूरी चीज को हम लोग समझेंगे। अब देखो, मैग्नीशियम रिबन को जब वायु में जलाया जाता है तो क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ये सभी जो देखे रासायनिक अभिक्रिया का ये उदाहरण है। अगर एग्जाम में पूछ दे कि रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण बताओ, तो आप लोग बता दोगे ना कि भोजन का पकना। क्या बताओगे? भोजन का पकना, श्वसन, सांस जो लेते हैं श्वसन, दूध से दही का बनना, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना। मतलब मैग्नीशियम फीता को जब वायु में जला रहे, मतलब वातावरण में जला रहे, तो वायुमंडल में जला रहे तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ओके, वायुमंडल में ऑक्सीजन भी है कि नहीं जी? ओके, आ जाओ अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नहीं, आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या दे रखा है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाला परिवर्तन। तो मेरे भाई, रासायनिक अभिक्रिया जब होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन हो गया? भोजन का पकना, श्वसन, दूध से दही बनना, मैग्नीशियम फीता को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। ये सब क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद परिवर्तन क्या क्या होता है, ये हम लोग समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाला परिवर्तन क्या होगा। उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि गैस था, यहां पे मैंने आप लोग को बताया था ना, यहां पे समझ लो, यहां पे आ जाओ। ये क्या था? हाइड्रोजन गैस था, ऑक्सीजन गैस था, बन के आ गया लिक्विड बन गया, जल बन गया। क्या बन गया? लिक्विड फॉर्म में आ गया। तो इसकी अवस्था चेंज हुआ ना, पहले गैस था, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद क्या हो गया? वो लिक्विड फॉर्म में आ गया। तो क्या हो जाएगा? अवस्था परिवर्तन हो गया जी। अवस्था में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। हो सकता है कभी सॉलिड रहेगा, सॉलिड गैस से लिक्विड बन जाएगा, या
लिक्विड से क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। ये चीजें होती रहती है, परिवर्तन। उसके रंग में भी परिवर्तन आ सकता है। जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसके रंग में भी परिवर्तन आ सकता है, तापमान में भी परिवर्तन आ सकता है, गैस का उत्सर्जन भी हो सकता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कोई गैस निकल भी सकता है। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, निकलना। आई होप ये क्लियर हो गया। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो अभिकारक किसको कहते हैं, अभिकारक किसको कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं। याद हुआ ना, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण बताओ। भोजन का पकना, भोजन का पकना, श्वसन, दूध से दही बनना, मैग्नीशियम फीते को वायुमंडल में या वायु में जलाने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना, ये सब हो गया। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन क्या क्या चीज होता है, तो ये चीजें मैंने आप लोग को बता दिया कि उसके रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, है कि नहीं चीज। ये सारा चीज याद हो गया। अभी तक हमने यहां तक देखा। अब यहां पे नया चीज आता है कि सर अभिकारक किसको कहते हैं। ठीक है, अभिकारक किसको कहते हैं, तो आराम से समझ लेते हैं। अभिकारक किसको कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल का निर्माण हो गया था, बताए थे ना जी। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया था कौन कौन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहां पे रासायनिक अभिक्रिया देखो, इसमें भाग कौन ले रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों इस अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो ये हो गया आपका अभिकारक। अभिकारक। अब इधर जो निर्माण हुआ, जिस तत्व का निर्माण हुआ वो क्या हो गया, आपका उत्पाद हो गया। क्या हो गया, उत्पाद हो गया, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, आराम से समझ लेते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद से पूछे, उत्पाद किसको कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जिस पदार्थ का निर्माण होता है, जिस तत्व का निर्माण होता है, उसे ही हम लोग उत्पाद कहते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया। तो सिर्फ यहां पे चलिए, अभिकारक वैसा पदार्थ को कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेता है, भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अब देखो यहां पे कहीं पे मक्खी चिपक गया क्या भाई, कहीं पे कुछ चिपक गया। अरे देखो यहाँ पे ये रासायनिक उत्पाद बना रहा है, मारेंगे उठा उठा के ये मच्छर जो होता है ना, मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं रहता। अब कुछ बच्चा कहेगा सर मच्छर में हीमोग्लोबिन रहता, कॉकरोच में भी नहीं रहता। उसको मारिएगा ना, उसमें ब्लड नहीं निकलेगा, खून नहीं निकलेगा। ठीक है, अब मच्छर में भी हीमोग्लोबिन नहीं रहता है। हीमोग्लोबिन किसको कहते हैं, हीमोग्लोबिन किसको, हमारे शरीर में जो खून का जो रंग लाल होता है ना, उसी को बोला जाता है हीमोग्लोबिन। खून का रंग या रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। पेड़ पौधे का रंग हरा भरा क्यों होता है, हरा क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के कारण। आई होप ये चीज समझ में आ गया। मच्छर आ गया था इसलिए आप लोग को समझा दिए। देखो तो ये हो गया क्या, अभिक्रिया में भाग लेता, उसी को अभिकारक कहते हैं। उत्पाद वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसका निर्माण अभिकारकों से मिलकर होता है। अभिकारकों से मिलकर जिसका निर्माण होता है उसी को उत्पाद कहते हैं, जैसे कि मैंने आप लोग को बता रखा। आई होप ये क्लियर हुआ। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया आप लोग को समझ में आ गया। अब आता है समीकरण किसको कहते हैं। बहुत इजी है सर, कैसे सर इजी है भाई, ये जो मैंने आप लोग को बताया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये एक समीकरण की तरह है। क्या है, एक समीकरण की तरह है। और इधर उत्पाद का निर्माण होता है। इसमें देखो क्या कर रहे हैं, हम तो संकेत लिख रहे हैं, एलिमेंट्स जो होता है, तत्व जो होता है, उसके संकेत को लिख रहे हैं। पर यहाँ पे ये क्या है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है, Mg होता है। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है, वो होता है। पहली बात तो हम लोग संकेत को सजा के लिख रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात उसकी अवस्था को भी दर्शाते हैं, वो क्या होता है। जैसे मैग्नीशियम हो गया, वो सॉलिड होता है। क्या होता है, सॉलिड होता है, ठोस होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, वो गैस होता है। उसकी अवस्था को भी हम लोग दर्शा रहे हैं, साथ में संकेत को भी दर्शा रहे हैं। तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। देखो यहां पे समझो फिर से, आप लोग टेंशन नहीं लेना, एक एक चीज को हम क्लियर करते चलेंगे तो बड़ा मजा आएगा। ठीक है, आ जाओ। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों, जो अभिकारक है, ये क्या है, अभिकारक है। ये क्या है, अभिकारक।
अभिकारक, अभिकारकों और उत्पाद, ये क्या है भाई, उत्पाद, समझते चलिएगा, उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थों के प्रतीकों मतलब सिंबल जो दे रखा है, मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं, जैसे उसका सूत्र हुआ, या सूत्र बोलो या प्रतीक बोलो। तो ये ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन नहीं लिखे यहाँ पे O2 O लिख दिए हैं। सूत्रों का इस्तेमाल किया जाता है प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था, मतलब को क्या है, सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है, भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। उसे ही हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। मैंने जो समझाया आप लोग को फिर से एक बार कंप्लीट कर लेते हैं कि रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है और रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थों के प्रतीकों, मतलब उनके सूत्र जो मैंने आप लोग को बताया, इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रतीकों के साथ उसकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है, उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। अब यहां पे एक मैग्नीशियम रिबन को वायु में ऑक्सीजन में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना, यह भी क्या है, रासायनिक समीकरण है। यह भी रासायनिक समीकरण है। कोई दिक्कत हुआ जी समझने में यहां तक आप लोग को? नहीं, यहां तक समझ गए ना? अरे भाई चलो देखो, एक और इसके बाद हम आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने वाले हैं, तो जरा ध्यान देना है आप लोग को यहीं पे। अब जो बच्चे यहां तक वीडियो देख लिए हैं, आप लोग कमेंट जरूर करना सर कि हम किस जिला से, किस डिस्ट्रिक्ट से इस वीडियो को देख रहे हैं, विथ स्टेट, मतलब आप अपने राज्य का भी नाम लिखेंगे। ठीक है, जल्दी से आप लोग कमेंट करना, और वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में ही बताना। ठीक है, आ जाओ आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो मेरे भाई रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें? ठीक है सर, नहीं हो रहा है सर, ये माथा का दर्द होता है हर एक स्टूडेंट का। मैं बता रहा हूँ, अभी 9th से 10th में आए हो आप लोग, हर एक स्टूडेंट का माथा दर्द होता है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा VVI है, और इससे 2-3 नंबर का, कभी 5 नंबर का प्रश्न 100% आएगा ही आएगा बोर्ड परीक्षा, इसलिए इसको थोड़ा गौर से देख लेना है। अब देखो यहाँ पे निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए, एक एक करके जो है यहाँ पे 4 दे रखा है, चारों को हम लोग रासायनिक समीकरण को क्या कर लेंगे, संतुलित कर लेंगे बेहतर तरीके से। आ जाओ, देखो यहाँ पे है HNO3, यहाँ पे है Ca मतलब कैल्शियम, OH होल ट्वाई, और यहाँ पे है CaNO3 2H2O, ये दे रखा आराम से। ये वाला साइड को कहते हैं अभिकारक। फिर से हम लोग एक बार समझ लेते हैं, ये वाला जो साइड है इसको कहते हैं अभिकारक। अभिकारक जो रासायनिक समीक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, अभिकारक। ठीक है, अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जिस तत्व का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद। क्या कहते हैं, उत्पाद। ओके, कोई दिक्कत नहीं जी यहां तक समझने में किसी को? ठीक है, अब देखो हम इसको क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। संतुलन करने का मतलब ये है कि जितना उत्पाद में परमाणुओं की संख्या होगी, जितना अभिकारक में परमाणुओं की संख्या होगी उतना ही परमाणु संख्या उत्पाद में भी होगा। बात में समझ में आ रहा है? जैसे कि यहां पे देखा जाए, गौर कीजिए, अगर इधर हाइड्रोजन की संख्या अगर 1 है तो इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 1 होगा, मतलब बैलेंस करना होगा। अगर इधर 2 है तो इधर भी हमको हाइड्रोजन की संख्या को 2 करना होगा, जबरदस्ती करना होगा। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है रासायनिक समीकरण संतुलित। समझो, अब देखो यहाँ पे है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखो तो कितना है। एक चीज मैं यहाँ पे एक और क्लियर कर देता हूँ, बहुत जो मेरे मन में बचपन में जो है कंफ्यूजन था वो चीज क्लियर कर देता हूँ। ये देखो, ये जो दे रखा है ना H, समझ लेते हैं बारीक से, HNO3 O3 ऐसे दे रखा है ना, तो इसका मतलब ये क्या हो जाता है, बच्चे को समझ में ही नहीं आता है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की जो संख्या है यहाँ पे सिर्फ 3 है। ठीक है, लेकिन अगर हाइड्रोजन की संख्या पूछे तो 1 है, नाइट्रोजन की संख्या देखें तो 1 है। ये चीज समझ में आ गया। अगर उसी प्रकार से कहीं कहीं दिया रहे 2HNO3,
सब तरह से समझ लीजिए। 2 का मतलब हो गया यहाँ पे जो है ये पूरे, इसको मिटाते हैं पहले, ठीक है, एक टाइप समझाते हैं पहले। देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो 2HNO3 है, जब इधर लगा रहे तो समझो सब जो है हाइड्रोजनो 2 है, नाइट्रोजनो 2 है और ऑक्सीजनों की संख्या 2 है। अगर यहाँ पे इस प्रकार से रहे तो मतलब क्या 2HNO3 ऐसे रहे, तब क्या होगा सर, 3 दूना 6 हो जाएगा, नहीं होगा। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2, नाइट्रोजन की संख्या 2 और ये ऑक्सीजन की संख्या भी यहाँ 2 है, लेकिन इधरो 3 है, 3 दूना 6, तो ऑक्सीजन की संख्या जो हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। समझ में आया? ये सिर्फ ये इधर वाला पूरे का संख्या बताता है, इधर वाला जिसमें लगा रहे उसी की संख्या बताता है। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। ये चीज बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होता है, ठीक है, हमको भी दिक्कत होता था, तो आपको नहीं होगा, आप भी तो बच्चे हैं है कि नहीं जी? ओके, आ जाओ। एक एक चीज को क्लियर हो जाता है तो मजा आता है कि ताकि आप लोग समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन की अगर संख्या देखेंगे तो आप कहेंगे सर 1, और नाइट्रोजन की संख्या देखेंगे तो कहेंगे सर 1, और ऑक्सीजन की संख्या देखेंगे तो कहेंगे सर 3। अब ये एक अलग है, ये अलग है, प्लस लगा हुआ, तो इसको अलग लिख लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक कैल्शियम जो है यहाँ पे देखो कितना है भाई, कैल्शियम जो है कितना है, 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन की संख्या देखो, तो ये जो है इस तरह से दे रखा है, तो मतलब होल स्क्वायर जैसे देखते हैं तो दोनों हो जाता जो ब्रैकेट के अंदर है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या भी 2 है और हाइड्रोजन की भी संख्या 2 है, तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 2 हो गया और हाइड्रोजन की संख्या भी कितना हो गया, 2 हो गया। अरे यार, ठीक है, और इसको हम इस तरह से लिख लिए। अब यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, कोई दिक्कत नहीं समझने में। कैल्शियम की संख्या यहाँ पे कितना है, कैल्शियम की संख्या 1 है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है क्या फंडा हो गया, यहाँ पे फंडा हो गया। अब यहाँ पे बच्चे समझना मुश्किल हो जाता है बच्चों का। ये जो है नाइट्रोजन की संख्या 2 है, ठीक है, नाइट्रोजन की संख्या अगर देखें तो 2 है, नाइट्रोजन की संख्या 2 है, बट यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की संख्या देखेंगे तो 6 हो जाएगा, ऑक्सीजन की संख्या 6 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा, 2, और ऑक्सीजन की संख्या हो जाएगा 1। अब देखो आराम से समझो, यहाँ पे हमको करना क्या है, दोनों तरफ देखना है और मिला लेना है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की संख्या 1 और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की संख्या 2, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली 2 से गुना कर लेंगे। 2 से इधर जब गुना होगा सब 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन की संख्या है वो भी 2, नाइट्रोजन की संख्या है वो भी 2 और ऑक्सीजन की संख्या 3 दूने का 6। अब देखो मामला गड़बड़ाया कहीं, हाइड्रोजन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 2, नाइट्रोजन की संख्या 2, नाइट्रोजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 6, ऑक्सीजन की संख्या 6, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 6, लेकिन यहाँ पे एक और ऑक्सीजन दिख रहा है 6 एक साथ, यहाँ पे 6 दूना 8, यहाँ पे देखो 6, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 है ना जी, ऑक्सीजन की संख्या 2, तो 8 हो रहा है, लेकिन इनका कितना हो रहा है, 6 एक साथ हो रहा है। तो हमको पुराना है ना जी, इसमें भी हम एक बार 2 से गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगा 4 और ऑक्सीजन की संख्या भी हो जाएगा कितना, ऑक्सीजन को 2। अब देखो पुराते हैं, अब हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, एक एक करके मिला लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, हाइड्रोजन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 2, मिलाते चलो, नाइट्रोजन की संख्या 2, नाइट्रोजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 6 2 8 और 6 2 8, ठीक है। अब देखो कैल्शियम की संख्या 1, तो यहाँ पे भी देखो कैल्शियम की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 2, तो ऑक्सीजन तो जोड़ ही लिए थे, हाइड्रोजन 4, यहाँ पे 2 2 4, यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2, यहाँ पे 4, 2 2 4 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। आई होप ये क्लियर हुआ। तो लगाए कहाँ, गुना कहाँ किए हैं, गुना कहाँ पे किए हैं, यहाँ पे 2 से गुना किए हैं, यहाँ पे 2 से गुना किए हैं, तो जहाँ जहाँ 2 से गुना किया वहाँ पे 2 लिख दीजिए। तो यहाँ पे हम किए हैं तो यहाँ 2 लिख देंगे, और यहाँ पे हमने गुना किया है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। तब आपका रासायनिक समीकरण जो है संतुलित हो गया, दोनों तरफ का परमाणु संख्या जो क्या हो गया, बराबर हो गया। कुछ बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया होगा, तो आगे और भी प्रश्न है, देखते चलिए। सब बच्चे एक समान नहीं होते, एक बार में नहीं समझ आते। अब देखो यहाँ पे Na, सोडियम की संख्या 1 और ऑक्सीजन की संख्या 1, हाइड्रोजन की संख्या 1, ठीक है, एक अलग घड़ बना लो, ठीक है भाई।
हाइड्रोजन की संख्या 2, S का 1 और ऑक्सीजन की संख्या जो है 4 है। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो सोडियम की संख्या जो है 2 है, S 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है, ये अलग घड़ बना दो। ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या कितना है 1। अब मिला लो, कहीं पे कोई कटफट है। सोडियम की संख्या 2, यहाँ पे 1, 2 से गुना कर दो, 2 किए, यहाँ पे सोडियम की संख्या जो हो गया, सोडियम की जो संख्या हो गया यहाँ पे 2 हो गया, ऑक्सीजन की संख्या, ऑक्सीजन की भी संख्या क्या हो गया 2 हो गया, और हाइड्रोजन की भी संख्या क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब मिलाते हैं, अब कहीं पे मिस्टेक होगा फिर से तोड़ेंगे। ठीक है, सोडियम की संख्या 2, सोडियम की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 2, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, तो इधरो होगा कहीं ना कहीं, यहाँ पे 4 2 6, यहाँ पे 4 1 5, गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है ना जी। अब देखो, तो यहाँ पे हमको पुराना है, तो यहाँ पे 2 से गुना कर दो, 2 से गुना करो, हाइड्रोजन की संख्या 4 और ऑक्सीजन की संख्या भी कितना, ऑक्सीजन की संख्या 2, क्योंकि 2 से गुना कर रहे हैं। अब मिलाओ, देखो सोडियम की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या, ऑक्सीजन 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 2, 4 2 6, यहाँ पे देखो 4 4 2 6। ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 2 है, लेकिन 2 2 यहाँ पे 4 है, तो 4 हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे S1 कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन तो हो ही गया। मतलब ये समीकरण हो गया संतुलित। गुना कहाँ किए हैं, एक जगह यहाँ किए हैं, एक जगह यहाँ किए हैं, पहला वाला में और अंत वाला में, हो गया। ये रासायनिक समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। अभी और भी है, देखो एक एक करके हम लोग समझते चलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो क्या है भाई, Na, सोडियम की संख्या 1, क्लोरीन की संख्या 1। अब देखो आगे Ag 1, N, नाइट्रोजन आपका 1 ही हो जाएगा, ऑक्सीजन 3। बहुत बढ़िया जी। अब देखो इधर Ag 1, क्लोरीन 1, ये अलग घर बना लो, आराम से फटाफट हो जाएगा। जब आप सीख जाओगे ना तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। देखो यहाँ पे एक चीज गौर करो, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 3 है और ऑक्सीजन यहाँ पे भी 3 है, बाकी में कहीं पे 1 2 3 कहीं पे कुछ लिखा ही नहीं है, कहीं पे कुछ लिखा हुआ। तो इधरो ऑक्सीजन की अगर हम संख्या देखते हैं तो 3 है और इधरो ऑक्सीजन की संख्या 3 है। इसका मतलब है रासायनिक समीकरण संतुलित पहले से था। ठीक है, यहाँ पर अगर देखो सोडियम 1, क्लोरीन 1 1 1 1, सब तो वही आ रहा है। तो आपको समझाने के लिए इस तरह से मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे आइए, आगे हम लोग समझते हैं। अब देखो Ba 1, क्लोरीन 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम समझ लेते हैं। मिस्टेक से भी मिस्टेक नहीं करना। देखो जितना जल्दी हम कर रहे हैं उतने जल्दी आप लोग भी जो है कर सकते हैं, धीरे धीरे, ऐसा नहीं है एक ही बार में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आराम से लेकिन हो जाएगा ये तरीका से। यहाँ पे देखो से ठीक है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, क्लोरीन यहाँ पे 1 है, 2 से गुना करो, हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा इधर 2 और क्लोरीन की संख्या कितना हो जाएगा इधर 2, कोई दिक्कत। अब देखो मिला, ठीक है सेम है, ये Cl चलो 2 हो गया, हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, S चलो ये दोनों मिल गए, ऑक्सीजन 4, कोई दिक्कत हुआ, पूरा का पूरा रासायनिक समीकरण आपका संतुलित हो गया। यहाँ पे 2 लगा दिए तो यहाँ पे लगा दो 2, चलो कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक। रासायनिक समीकरण संतुलित करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। और एक बात, अगर इससे भी खतरनाक हम बता रखे हैं, एक अलग वीडियो बना के लिख लीजिएगा, रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करें बाय आर्यन सर, तो आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया, एक सेकेंड, रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, अभिकारक किसको कहते हैं, उत्पाद किसको कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण कौन कौन से हैं, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद परिवर्तन क्या होता है, ये चीज समझे, रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं ये चीज समझे, है कि नहीं जी।
रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करें, ये सब चीजें समझ लिए। अब आते हैं हम लोग आगे की ओर। आगे आते हैं तो अब देख लो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है, आइए समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके बाद उत्पाद प्रत्येक पदार्थों के परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। रासायनिक समीकरण को संतुलित हम लोग क्यों करते हैं, बैलेंसिंग क्यों करते हैं, क्योंकि अभिकारक और उत्पाद में दोनों की परमाणु संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर। इसलिए हम दोनों तरफ द्रव्यमान भी बराबर हो जाता है, इसलिए दोनों तरफ का क्या हो जाता है, द्रव्यमान भी बराबर हो जाता है। ओके, आते हैं हम लोग आगे। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन और उपचयन, जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया हो उसी को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के हम लोग प्रकार समझ लेते हैं: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन, दोनों पढ़ लेंगे। सारा का सारा चीजें एकदम जबरदस्त तरीका से पढ़ लेता है। ये समझते हैं। सबसे पहला आप लोग का हो गया रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार है, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पे उसी प्रकार से इस अभिक्रिया में दो या दो से अभिकारक जो होते हैं, दो या दो से अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है। संयोजन का मतलब हो गया जुड़ना, आपस में जुड़ना। और संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोयला का दहन हो गया, उदाहरण के लिए कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन और ऑक्सीजन जब मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, CO2 बन गया, ठीक है। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे ही हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो मेरे भाई समझ में आया आप लोग को? ओके, आ जाओ आगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो वियोजन, वियोजन का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, टूटना, एक से टूट जाना, वियोजन हो जाना। वियोजन का मतलब ये होता है टूटना। उसी प्रकार से एक अभिकारक टूटकर जब दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है, उसे ही हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। यहां पे देखेंगे आप लोग अभिकारक जो है, अभिकारक में देखेंगे सिर्फ सिंगल, एक ही अभिकारक है, अभिकारक जो है एक ही है। लेकिन इधर जो है जब उत्पाद की बारी आई, तो उत्पाद की बारी आई तो वो जो है दो या दो से अधिक पदार्थ में मिल गया। तो संयोजन बताए थे आप लोग को, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में मैंने आप लोग को क्या बताया था, संयोजन करना। संयोजन का मतलब कि एक और एक बराबर दो। संयोजन अगर उदाहरण के लिए समझे तो मतलब दो से जो है संयोग करके बन गया। अगर वियोजन की बात आए, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया की बात आए तो यहां पे क्या हो जाएगा, वियोजन मतलब टूटना, वियोजन का मतलब टूटना, 2 बराबर 1 प्लस 1। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं याद रखने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो वियोजन अभिक्रिया जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, उष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन या प्रकाशीय वियोजन। अब ये उष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन क्या है सर, समझिएगा। ये इसी का प्रकार है, वियोजन अभिक्रिया का प्रकार है। जब रासायनिक अभिक्रिया उष्मा की वजह से हो, सीधी सी बात समझो, यहाँ पे क्या उष्मा की वजह से हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया उष्मा से हो, गर्मी के वजह से हो, ठीक है, तो उसे वियोजन, उष्मीय वियोजन कहेंगे। विद्युत वियोजन मतलब विद्युत के कारण अभिक्रिया हो तो उसे ही विद्युत अभिक्रिया के विद्युत वियोजन कहते हैं। प्रकाशीय वियोजन जो प्रकाश के वजह से, मतलब सूर्य की प्रकाश से जो अभिक्रिया हो उसे ही हम लोग प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। यही है, लेकिन आप लोग को समझाने से नहीं होगा, बताने से होगा। अब यहाँ पे उष्मीय अभिक्रिया, अभिकारक को
उष्मा अभिकारक को उष्मा मतलब गर्मी द्वारा किया जा गया वियोजन उष्मीय वियोजन कहलाता है। जैसे कि पहला वाला उदाहरण जो था आप लोग का वही हो गया। इसमें क्या रहेगा, सिंगल से डबल बन जाएगा, सिंगल से डबल बन जाएगा, ये क्या हो गया, उत्पाद हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो उष्मा के कारण क्या हुआ, अभिक्रिया हुआ, अभिक्रिया हुआ, यहाँ पे उष्मा के कारण अभिक्रिया हुआ, ये क्या हुआ, अभिकारक हो गया। अभिकारक पे जब उष्मा पड़ता है तो क्या होता है, अभिक्रिया हो रहा, उस अभिकारक पे जब उष्मा दिया गया तो क्या हुआ, अभिक्रिया हुआ, उसी को हम लोग उष्मीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे विद्युत, वही सेम चीज, विद्युत धारा प्रवाहित होने के वाला वियोजन को ही विद्युत वियोजन कहते हैं। सेम चीज रहेगा, ये नहीं बदलेगा, इसका स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा, 1 से 2 बनेगा इसमें इसमें वियोजन में। ठीक है, देखो यहाँ पे भी वही हाल है, यहाँ पे विद्युत धारा दिया गया, विद्युत धारा अभिक्रिया, यहाँ पे विद्युत धारा जब प्रवाहित किया गया, प्रवाहित मतलब डाला गया या छोड़ा गया, प्रवाहित मतलब जा रहा है, निकल रहा है। ठीक है, उससे अभिक्रिया हुआ, ये क्या कहलाएगा, विद्युत वियोजन का है, सिंपल सी शब्द में। ठीक है, ज़्यादा डिटेल फिटेल में नहीं जाना है, सीधी सी बात समझो, जो अभिक्रिया विद्युत के वजह से हो उसे विद्युत अभिक्रिया कहते हैं, सीधी बात है, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन को प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। यहाँ पे सूर्य के प्रकाश के वजह से यहाँ पे वियोजन हो रहा है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाशीय वियोजन कहेंगे। लेकिन ये जो रहेगा अभिकारक जो रहेगा आपका सिंगल ही रहेगा, इसमें अभिकारक जो रहेगा सिंगल रहेगा, लेकिन उत्पाद अलग अलग रहेगा, उत्पाद अलग अलग रहेगा। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, यहाँ देखो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में प्रकाशीय वियोजन का उपयोग किया जाता है। हम लोग ने अभी क्या पढ़ा, संयोजन, एक चीज समझते हैं हम लोग ने क्या समझा यहाँ पे। ठीक है, हम लोग ने समझा पहला संयोजन, संयोजन अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है, संयोजन मतलब क्या होता है, एक और एक मिलके क्या बन गया, 2 बन गया, एक ही बन गया यहाँ पे। मतलब अभिकारक जो है यहाँ पे कितना बन गया, अभिकारक की अगर बात करें तो अभिकारक इसमें 2 गो रहेगा। ठीक है, अभिकारक इसमें अरे यार ये क्या हो गया, अभिकारक जो है इसमें कितना रहेगा, अभिकारक 2 रहेगा, और उत्पाद जो आएगा उत्पाद अकेला रहेगा। ठीक है, ये हो गया, एक सिंपल सा उदाहरण देकर आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। अब देखो वियोजन, वियोजन का मतलब हो गया टूटना, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वियोजन मतलब क्या हो गया, 1 से 2 हो जाना, तो 2 बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे 1 + 1, ये समझाने के लिए करवा रहे हैं, ऐसा कोई विज्ञान में सूत्र नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका अभिकारक, अभिकारक, और ये क्या हो गया आपका उत्पाद। ठीक है, अगर मैं बात करूं उसी प्रकार से आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया आपका, वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार का आपको बताया। पहला क्या आप लोग को पढ़ाए थे, पहला आप लोग को पढ़ाए थे उष्मा, उष्मा, उष्मा ही याद रखे। दूसरा आप लोग याद रखे विद्युत वियोजन, विद्युत उष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन, और तीसरा प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, प्रकाशीय वियोजन, उष्मीय वियोजन, और लिख देते हैं, आप लोग कहेंगे सर पूरा बात नहीं लिखे। ठीक है, तो ये हो गया, कोई दिक्कत, ये तीनों चीज समझ में आ गया। संयोजन आप लोग को समझ में आ गया, वियोजन समझ में आ गया, और उष्मीय, उष्मा के कारण जो अभिक्रिया हो उष्मीय वियोजन, विद्युत के कारण जो अभिक्रिया हो विद्युत वियोजन,
और प्रकाश के कारण हो प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गया। संयोजन मतलब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए गुणधर्म वाले उत्पाद का निर्माण करता है, या एक उत्पाद का निर्माण करता है। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर जब एक उत्पाद का निर्माण करता है तो वो क्या हो गया, आपका संयोजन अभिक्रिया हो गया। तो यहां तक समझने में किसी भी बंदा को कोई प्रॉब्लम नहीं ना जी। आइए आगे हम लोग समझते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, देखो नाम से ही पता चलता है विस्थापन। ठीक है, विस्थापन कर देता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह भेज देता है। सेम उसी प्रकार से इस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापन कर देता है। अब यहाँ पे देखो लोहा है, यहाँ पे क्या है, लोहा है और कॉपर सल्फेट है CuSO4, और यहाँ पे लोहा सल्फेट हो गया, कॉपर हो गया। अब यहाँ पे विस्थापन हुआ क्या, अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापन कर देता है। तो यहाँ पे देखो कॉपर को भेज दिया बाहर, कॉपर को विस्थापन कर दिया। लोहा क्या क्या, कॉपर को विस्थापन कर दिया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे था लोहा और कॉपर सल्फेट, तो यहाँ आके मिल गया लोहा सल्फेट, और कॉपर को ये जो कॉपर था इसको विस्थापित करके कहाँ भेज दिया, बाहर भेज दिया, अलग भेज दिया, उसके यौगिक से ही क्या कर दिया, विस्थापन कर दिया। आई होप ये चीज समझ में आ गया आप लोग को। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं द्विविस्थापन। अब भैया इसमें क्या होगा, द्विविस्थापन। एक तो समझे विस्थापन, ठीक है, इसमें क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व जो है कम अभिक्रियाशील तत्व वाले को उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापन कर देता है। लेकिन द्विविस्थापन में क्या होता है, इस अभिक्रिया में दो बार विस्थापन होता है, इसलिए इसको द्विविस्थापन कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं, जब अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापन कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे है द्विविस्थापन, इसको दो बार विस्थापन कर देता है, उसे ही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे वो सेम कंडीशन वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखो सोडियम सल्फेट है, वेरियम सल्फेट है, और यहाँ पे भी वेरियम सल्फेट है, और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है। तो यहाँ पे दो बार विस्थापन हुआ, वो चीज़ तो आप लोग को दिखाना होगा कि सर कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे हुआ है। देखो यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे देखो Na, सोडियम जो था, सोडियम को क्या किया गया है, सोडियम को साथ इसके साथ विस्थापन कर दिया है। ठीक है, और ये जो है सोडियम को इसके साथ नहीं, सोडियम को जो है बेरियम आजा पिया, देखो ये जो है इसके साथ हो गया। ठीक है, और NaCl इधर बन गया। तो मतलब देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम और भी चीजें दर्शाएं तो सीधी सी बात समझो, Ba देखो यहाँ पे है, ठीक है, ये किसके साथ आ गया, ये इसके साथ आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो सोडियम जो है, सोडियम और यहाँ पे देखो क्लोरीन, ठीक है, यहाँ पे चला गया, तो ये दो बार विस्थापन कर रहा है, तो इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन बोलेंगे। कोई दिक्कत जी समझने में नहीं ना। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पे अपचयन और उपचयन, जिसको दोनों अभिक्रिया जहां पे हो उसी को बोला जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो अपचयन में देखो, अपचयन में पदार्थों में ऑक्सीजन में वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना। ठीक है, पदार्थों में क्या होगा, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, उसी को क्या बोलेंगे, उपचयन। ठीक है, उपचयन और अपचयन है यहाँ पे। पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि होना, हाइड्रोजन का ह्रास होना, उसे उपचयन बोला जाता है। अपचयन पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना या ऑक्सीजन का ह्रास होना। ठीक है, ऑक्सीजन का ह्रास होना। देखो यहाँ पे है C, कार्बन और ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, वहां पे तो नहीं है, हाइड्रोजन तो है ही नहीं। ऑक्सीजन में क्या हो रही, वृद्धि हो रही। अच्छा, एक बात यहाँ पे हम क्लियर ही लिख देते हैं, उपचयन, उपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन की वृद्धि होगा, और अपचयन में क्या होगा, अपचयन में क्या होगा, हाइड्रोजन की वृद्धि होगी।
यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। ये चीजें आप लोग समझ लीजिएगा तो कहीं कोई दिक्कत। इसी तरह से आप लोग लिख लीजिएगा, ज़्यादा लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, लेकिन इसमें क्या होता है आप लोग का, इसमें अपचयन में क्या होता है, पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होने या ऑक्सीजन का ह्रास होना। इसमें ऑक्सीजन का जो है ह्रास हो जाता है और हाइड्रोजन का क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो देखते हैं अपचयन और उपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया। मतलब देखो दोनों अभिक्रिया जब हो, ऑक्सीजन की वृद्धि भी हो और ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो, ठीक है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो, तो उसी को बोला जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे है कॉपर और ऑक्सीजन यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये जो देखो ह्रास मतलब हट जाना, ठीक है, सीधी बात समझो। यहाँ पे देखो CuO है, कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, Cu से गायब हो गया, तो मतलब खत्म हो गया, ऑक्सीजन की खत्म हो गया, ये अपचयन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन जुड़ गया, इसमें हाइड्रोजन इसमें जुड़ गया, तो क्या हो गया, हाइड्रोजन इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो गया। सीधी दोनों कान पकड़ो, एक ही बात होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाना, ऑक्सीजन की ह्रास हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, सीधी सी बात है। रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण दे रखा है, यहाँ पे भी समझ लो। यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, ये दोनों हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि भी हो रहा है और हाइड्रोजन तो दे नहीं रखा और ऑक्सीजन का ह्रास भी हो रहा है, देखिएगा। तो यहाँ पे भी कुछ उदाहरण दे रखा है, आई होप आप लोग देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग संचारण समझ लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ बच्चे को अगर समझ में नहीं आया तो सीधी सी बात, जो मैंने ये बताया आप लोग को ये याद रखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा। अपचयन में क्या होता है, उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और अपचयन में हाइड्रोजन की वृद्धि होती। जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी उसमें हाइड्रोजन का ह्रास होगा, जिसमें हाइड्रोजन का वृद्धि होगा उसमें ऑक्सीजन का ह्रास होगा, सीधी बात है, ठीक है। हमको पता है ये, इसमें बच्चे फंस जाते, इसलिए मैंने यहाँ पे जो ये लिख दिया ये आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, सीधी बात, ओके। और ज्यादा कुछ इसमें पूछा है, प्रश्न वही पूछा जाएगा, प्रश्न जब आपसे पूछा जाएगा तो यही चीजें पूछा जाएगा, ये आधा आराम से हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संचारण, संचारण जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो धातु का संचारण हो जाता है। अब देखो भाई, कोई भी लोहा वगैरह जो है बाहर में रख दो, जब उसमें देखो पन्नी वगैरह लगा रहता है, जब कंपनी वगैरह से आता है ना तो पन्नी वगैरह लगा रहता है, पंखे ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, उसमें पन्नी लगाया रहता है तो वो जंग उसमें नहीं लगता। जब जैसे वायु के संपर्क में आया, कितनो सुंदर कुछ भी ला लो लोहा का, उसमें जंग लगना निश्चित है। तो देखो संचारण उसी को कहता है, जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तब धातु संचारण हो जाता है। जैसे कि आप लोग चांदी का कोई लॉकेट वगैरह पहने होंगे, देखना उसमें पायल वगैरह पहनते हैं, है कि नहीं, उसमें देखना हरी परत पड़ जाता है, उसी को संचारण बोलते हैं, ठीक है। उदाहरण के लोहा पर जंग लगना, चांदी पर काली परत पड़ना, तांबे पे हरी परत पड़ना, ये जो परत पड़ जाती है ना, इसी को बोला जाता है संचारण, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे हम लोग एक और चीज समझते हैं, विकृत गंधिता। वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर अपचयित हो जाता है, जिसके कारण स्वाद में, गंध में परिवर्तन हो जाता है। अब सिंपल सी अगर हम लोग बात करें तो देखो कोई भी चीज है, तेलीय जो भी चीजें हैं, ठीक है, जैसे वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री, जैसे चिप्स हो गया, ये सब हो गया, ये जैसे वायु के संपर्क में उसमें गैस भरा रहता है। देखिएगा जब खरीदिएगा ना आप लोग चिप्स वगैरह का पैकेट, उसमें फूला सा रहेगा, उसमें गैस भरा रहता है, और जैसे उसको फाड़ दीजिएगा और एक दिन भी रख लीजिएगा तो कहानी खत्म है, 1 की 2 घंटा रहा खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसी को बोला जाता है विकृत गंधिता। सिंपल सी बात समझ में आ गया आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं ना। वसा युक्त, और हाँ आप लोग को एक कमेंट करके बताना कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है, देखते कितने बच्चे इस चीज को आंसर दे पाते हैं, ठीक है। तो विकृत गंधिता वायु युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाता है, जिसके कारण स्वाद और गंध में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं
उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये भी कभी कभी पूछ देता है, इसलिए मैंने सोचा इसको भी लपेट लो। उष्माक्षेपी, जिस अभिक्रिया के दौरान उत्पाद से उष्मा का उत्सर्जन मतलब निकलना, उसे ही क्या बोला जाता है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए प्राकृतिक गैस का दहन, CH4 मीथेन, O2 और यहाँ देखो CO2 और यहाँ पे 2H2O जल जो है उसके बाद उष्मा भी निकल रहा है, तो इसी को कहेंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया। आगे हम लोग बढ़ते हैं उष्माशोषी। ठीक है, उष्माशोषी, जिन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश, विद्युत की आवश्यकता होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखो हमने आप लोग को पढ़ाया था वियोजन, संयोजन और वियोजन पढ़ाया था, तो आप लोग ने देखा था, संयोजन में भी पढ़ा ही दिए, समझ में आ ही गया होगा ना। वियोजन में देखो, वियोजन अभिक्रिया में मैंने आप लोग को बताया था, वियोजन अभिक्रिया में बताया था कि इसमें क्या होता है, वियोजन मतलब टूट जाता है, क्या होता है, टूट जाता है। इसे सूत्र भी लिख के हम बताए हैं, क्या 2 से क्या हो गया, एक भाग में टूट गया, ये 2 था, एक भाग में टूट गया, ये होता है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि इसके 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, एक उष्मीय जिसको बोलते हैं उष्मीय, दूसरा आपको बताया था विद्युत, तीसरा बताया था आप लोग को 3 प्रकार होता है, तीसरा बताया था प्रकाशीय। और जब ये तीनों अभिक्रिया हो, इसी तीनों अभिक्रिया को बोला जाता है उष्माशोषी अभिक्रिया। क्या बोला जाता है, उष्माशोषी अभिक्रिया, शोषी अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पर वही चीजें हैं, CaCO3 को उष्मा दिया, तीनों जब हो रहा है, तीनों को ही एक साथ बोला जाए तो उष्माशोषी अभिक्रिया। तीनों अभिक्रिया अलग अलग ही होती है। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो, आप लोग का जो पूरा अध्याय था कंप्लीट हो गया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, पूरा अध्याय आप लोग का कंप्लीट करवा दिए एकदम जबरदस्त तरीका से। आई होप आप लोग को समझ में पूरा का पूरा चीज़ आ गया होगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना। बाकी हम मिलते हैं एक और नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।